तय कर दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। रालोसपा में टूट का भी खबर सामने आने लगा है। अभिषेक झा ने पार्टी छोड़ दी, आपको पता होगा, मुख्य प्रवक्ता थे। और भी खबर आ रही है कि बहुत सारे मजबूत स्तंभ पार्टी छोड़ सकते हैं। और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने, जो कि पहले ही जहर पी चुके थे, कि महागठबंधन ने आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। हमने देखा कि जब मांझी जी को कहा गया कि अब जाकर जगदानंद सिंह से बात कीजिए, तो वो अपने प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्त कर देते। आपने तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और वो भी अच्छे गणमान्य लोगों को अपनी पार्टी से आपने भेजा बातचीत करने के लिए, तब बात क्यों नहीं हो पा रही है? बात हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि उस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लोगों की। देखिए, बड़ा दल है, कई दल का समूह है ये महागठबंधन, तो निश्चित रूप से हर लोगों का अपना अपना माइंडसेट होता है, तो कई बार माइंडसेट एक साथ नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही थी, बन पा रही थी, बनता तो अच्छा था। हम लोग भी चाहते थे कि हो और सब कुछ मिलकर एक डिसीजन हो। ऐसा तो नहीं सकी, मतलब आपके जनाधार को लेकर, आपके वोट परसेंटेज को लेकर राजद को भ्रम हो गया हो कि आपके पास वोट नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो हमारे नेता की मजबूती को समझते हैं और सारे लोग समझते हैं, जो पक्ष विपक्ष सारे लोग उनकी मजबूती को समझते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह कहीं कोई बात है। नेता का जो जीवन रहा है और जो समाज के लिए उन्होंने किया है, तो उनकी मजबूती में इस तरह कोई और ऐसा नहीं, हम समझते नहीं है कि इस तरह से तेईस से भी या कोई भी इस तरह की बात हो। बिहार की जनता के लिए जीवन जीने की उनकी जो कटिबद्धता है, उसके उन्होंने एक बार पुनः मुहर आप भी उनके पीछे पीछे लगे रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा के? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल हनुमान के तरफ उनके साथ हैं। जब तक जीवन है हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग उनको निभाने की। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में वो शो देख रहे हैं जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है, और इस शो का नाम हम पंचनामा रखे हैं। देखिए, महागठबंधन की परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा बोलने लायक है नहीं कुछ, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, चुनाव है करते करते हम उस समय आ गए हैं कि उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कब चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि महागठबंधन, जो कि अपने सीटों के समीकरण को लेके, जातिगत आंकड़े को लेके, वोट परसेंटेज को लेके, दावेदारी को लेके इतना कंफर्म थी, वो अब तक अपने सीटों का समीकरण सामने क्यों नहीं लेकर आ पाई है? सारे दलों को, अगर छोटे दलों की बात करें तो सब में बेचैनी है। तेजस्वी यादव क्या किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण अलग अलग तरह की खबरें बाजार में आ रही हैं, और इन बाजार में आने वाली खबरों की वजह से हो क्या रहा है कि महागठबंधन का समीकरण और बिगड़ता जा रहा है। बड़ी बात हमने सभी पार्टियों की कर ली है, लेकिन रालोसपा की बात अभी तक हमने आपको नहीं बताई थी। तो रालोसपा की बात करने के लिए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गेस्ट के तौर पर पंचनामा में आज आए हैं। तो पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका। जी नमस्ते। तो अगर मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ सर, फिर मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, समीकरण जो है महागठबंधन का, वो इस जगह आकर अटक गया है कि अगर रालोसपा की मांग मान ली जाती है तो कल के कल महागठबंधन में सबकी सीटें तय हो जाएंगी। कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर निश्चिंत है। मुकेश सहनी को सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर भरोसा है। फंस कहाँ रहा है मामला वहीं फंस रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें चाहिए उसको लेकर लगातार जगदानंद सिंह के पास एक कमेटी जा रही है, मुलाकात कर रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है? इसके चलते देरी हो रही है, और देरी की वजह से ही रालोसपा में टूट का भी खबर सामने आने लगा है। अभिषेक झा ने पार्टी छोड़ दी, आपको पता होगा, मुख्य प्रवक्ता थे। और भी खबर आ रही है कि बहुत सारे मजबूत स्तंभ पार्टी छोड़ सकते हैं। और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने, जो कि पहले ही जहर पी चुके थे, देखिए महागठबंधन ने आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, और ये अपने आप में ही जहर पीने जैसा है। और फिर भी आज उपेंद्र कुशवाहा को ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं विष पीने को तैयार हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो
हम बीके सिंह जी से यही पूछेंगे कि हर बार जहर आप ही पीजिएगा, आप मतलब शंकर जी के अवतार हैं क्या है? जहर पीने से हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनका अभिप्राय ये है कि वो बिहार के लोगों की चिंता उनको है, बिहार के लोगों की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे हैं अपने प्रदेश, और इसलिए वो बिहार के भले के लिए जो वर्तमान सरकार है उनको उनके इसमें उन्होंने कहा, उस संदर्भ में उन्होंने कहा जी कि अगर हमें जहर भी पीना पड़ेगा तो पी के हम लोग महागठबंधन को हम लोग इंटैक्ट रखेंगे, मजबूती से हम लोग साथ खड़े हैं, और इस सरकार के बदलाव के लिए जो उनकी कटबद्धता है, आपने देखा होगा कि जैसा आपने अभी कहा भी कि अपने मंत्रालय पद से लोग एक प्यून चपरासी का पद नहीं छोड़ता है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद इस बिहार के लिए, इस राज्य के लिए उन्होंने छोड़ा, इसके लोगों के भले के लिए उन्होंने छोड़ा जब वो कर नहीं पा रहे थे कुछ वहाँ रहकर, और जो नीतीश जी का यहाँ पर ये था उसके कारण जो है सो उन्होंने उसको छोड़ा। नहीं, दावा तो उन्होंने किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी, बिहार सरकार नहीं मानी, केंद्र सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने छोड़ दिया, और शिक्षा के मुद्दे पर महागठबंधन में चले। निश्चित रूप से, क्योंकि अब वो शिक्षा मंत्री थे जी, और जो शिक्षा मंत्री रहते वो जो दायित्व उनका होना चाहिए इस राज्य के लिए शिक्षा के प्रति, उन्होंने बखूबी उसको निभाया। आप देखेंगे कि उन्होंने जितना सेंट्रल स्कूल दिया, 2 बिहार को भी उन्होंने सेंट्रल स्कूल देने का काम किया। उस 2 स्कूल में से एक जिसके लिए वो अमरा अनशन में बैठे थे, एक स्कूल जो है इसके लिए ज़मीन भी उन्होंने ही मुहैया करवाया, खुद से ज़मीनें मुहैया कराया। रिकमेंडेशंस नहीं जा रहा था, रिकमेंडेशंस को उन्होंने यहाँ के प्राधिकारियों से और जैसे भी हो मेहनत करके उन्होंने खुद रिकमेंड करवाया। तो ज़मीन की उपलब्धता तो बिहार सरकार की जवाबदेही होती है, इन्होंने कहा भी था, लेकिन ज़मीन इन्होंने नहीं दिया। एक उसके दूसरा जो ज़मीन इन्होंने उपलब्ध कराया उसमें एक एनओसी का मामला था, जो बिहार सरकार को सिर्फ एनओसी देना था, वो एनओसी तक वो जो है सो बिहार सरकार नहीं दी। तो कोई कॉपरेशन उसको बिहार से नहीं मिला, और बिहार में शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार और उसके जो युवा हैं वो शिक्षा के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देकर महागठबंधन में आने वाले दलों में जो आप आए थे, मांझी जी आए, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी आए, पार्टी उनकी नहीं थी लेकिन वो आए, सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा दिख जाता है। जीतन राम मांझी जी को जब नीतीश कुमार ने उतार दिया गद्दी से, उनके पास कोई चारा नहीं बचा, वो आ गए। मुकेश सहनी को भी कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक बनाकर भाजपा ले गई थी, जब उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो चले आए इधर। आपने तो कुर्बानी दी थी, आपने तो शिक्षा के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ी, और आप फिर महागठबंधन में आए, तो त्याग तो आपने किया था। आज भी आप जहर पीने की बात कर रहे हैं, स्पष्ट है। सीटों को लेकर भी आपने कोई दबाव नहीं बनाया है महागठबंधन। बिल्कुल। तो फिर संवादहीनता क्यों हो रही है सर? हमने देखा कि जब मांझी जी को कहा गया कि अब जाकर जगदानंद सिंह से बात कीजिए, तो वो अपने प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्त कर देते हैं। आपने तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, और वो भी एक अच्छे गणमान्य लोगों को अपनी पार्टी से आपने भेजा बातचीत करने के लिए, तब बात क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, बात हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि उस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए बड़ा दल है, कई दल का समूह है ये महागठबंधन, तो निश्चित रूप से हर लोगों का अपना अपना माइंडसेट होता है, तो कई बार माइंडसेट एक साथ नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही थी, बन पा रही थी, बनता तो अच्छा था, हम लोग भी चाहते थे कि हो और सब कुछ मिल के एक डिसीजन हो, लेकिन अब बड़ी पार्टी है, उनका जो डिसीजन था उसके साथ अब किसी भी कीमत पे जो जहर पीने की बात हुई वो यह हुई कि सारा कंप्रोमाइज़ सब कुछ करके भी जो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है बिहार के जो आवाम है उसके हित की बात सोचना, उसका करना। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निश्चित रूप से इसमें विश्वास रखते हैं, और इसलिए एक बार नहीं, उनको अगर दोबारा तिबारा या 100 बार उनको जहर पीना पड़ेगा, वो जहर को पिएंगे, लेकिन जो इस राज्य का है, राष्ट्र के लिए जो दायित्व उनका है, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उसके लिए सर अब खबर तो सर जो बिहार के राजनीतिक गलियारे हैं इनमें अब ये भी चलने लगी है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो कि पहले से जहर पी रहे हैं तो असर तो करेगा ही, अभिषेक झा धीरे से निकल ली हैं, कुछ दिनों पहले कुछ विधायकों की एक बड़ी ट्वीट हुई थी, अब खबर आ रही है और भी लोग पार्टी छोड़ सकते, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो हो रहा है इस देरी का, व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के तौर पे आपको नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से जब देर होता है तो देखिए सिर्फ हम ही को नहीं, सारे पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और किसी का जाना और आना तो ये देखिए व्यक्तिगत उनका लाभ और इसका है। हम लोग ने अभिषेक झा जी को या और भी जो हमारे लोग साथी हैं उनको हम लोग, सारे लोग हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हैं, और सब लोगों को हम निश्चित रूप से हम लोग के द्वारा या हमारे जो नेता हैं उनके द्वारा निश्चित रूप से सारे लोगों को समान रूप से
सब लोग महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से सम्मान दिया जाता है। इसके बावजूद व्यक्तिगत कारणों से अगर कोई जाते हैं तो उसको रोका भी नहीं जा एक सकता। कहावत है सर, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जी। अगर जहर न हो सांप में तो लोग समझ लेते हैं कि कुछ रोड छाप सांप है, उसमें कुछ जहर वर नहीं है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने उपचुनाव में अकेले दल है महागठबंधन का जिसने विद्रोह नहीं किया। मांझी जी भी चुनाव लड़े अगेंस्ट में महागठबंधन के, और मुकेश सहनी भी लड़े। आज मुकेश सहनी बहुत नजदीक है तेजस्वी यादव के, और आप ही दूर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है सर ऐसा? देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका स्पष्ट, जो मैंने पहले ही कहा कि उनका जो देखने का उनका जो व्यू है बिल्कुल क्लियर है कि वो सारा चीज़ जो बिहार और इस राज्य के जो आवाम हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर उनका केंद्रित होता है। व्यक्तिगत लाभ नुकसान से परे वो लोगों के बारे में, इस राज्य के बारे में सोचते हैं। और उनकी पूरे चीज़ों को देखिए तो पूरा लाइफ उनका स्ट्रगल जो है इन्हीं सब चीज़ों के लिए हुआ है, कि लोगों के लिए ही हुआ है। व्यक्तिगत लाभ आप उनकी पूरी हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठ के काम करते हैं। दर्शकों को भी मैं ये बात बता दूं कि जिस दौर में एक बड़ा हार हुआ था 2019 के चुनाव के बाद, तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति से कुछ दिनों के लिए अलग हो गए थे। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के छोटे दल हैं, चाहे मांझी जी हो या मुकेश सहनी हो, इन लोगों ने भी आरोप लगाना दबे जुबान में शुरू कर दिया था तेजस्वी यादव की अपरिपक्वता या जो टाइमिंग ऑफ जो सीट बंटवारा था उसको लेकर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं की। खास बात यह रही कि उपेंद्र कुशवाहा ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से महागठबंधन को एकजुट करने का प्रयास भी किया, और सबसे पहली बार यही सिक्स मेमोरियल में एकजुट भी किया एक कार्यक्रम के माध्यम से महागठबंधन के लोगों को। यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन को एकजुट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा काम करते रहे। फिर भी मेरा सवाल लगभग वहीं घुमा फिरा के पहुंच रहा है। फिर भी आज परिस्थिति ये है सर कि चुनाव सर पर है। आपके जो प्रत्याशी, ऑब्वियसली आपकी पार्टी के कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है आप भी चुनाव लड़ना चाहते हो, और देरी होती जा रही है, क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिल रहा है। कैसे हराइएगा नीतीश कुमार को? निसंदेह रूप से देर हो रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम लोग को हो रही है। अब हम लोग को लेकिन मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा। हम लोग को 24/7 से मेहनत करना पड़ेगा, और हम लोग लगे हुए हैं। बात भी चल रही है, बात हुई है। वो लोग भी जो बड़े दल हैं, आदरणीय तेजस्वी जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लेट हो रहा है, और वो भी लगे हुए हैं अपने हिसाब से। सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। बाकी ऐसा तो नहीं सर कि मतलब आपके जनाधार को लेकर, आपके वोट परसेंटेज को लेकर राजद को भ्रम हो गया हो कि आपके पास वोट नहीं है? ऐसी तो बात नहीं है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो हमारे नेता की मजबूती को समझते हैं, और सारे लोग समझते हैं। जो पक्ष विपक्ष सारे लोग उनकी मजबूती को समझते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह कहीं कोई बात है। नेता का जो जीवन रहा है और जो समाज के लिए उन्होंने किया है, तो उनकी मजबूती में इस तरह कोई और ऐसा नहीं, हम समझते नहीं है कि इस तरह से तेजस्वी जी या कोई भी इस तरह की बात को समझते हैं। एक और बात है सर कि एक बार जब चर्चा उठी थी, संसदीय दल ने राजद की ये तय कर दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। आप लोग भी बड़ा दल मानते हैं राजद को, और कहीं ना कहीं ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें जो विपक्ष का नेता होता है वो सीएम कैंडिडेट हो जाता है स्वतः। लेकिन ये बात आप लोग मान नहीं रहे थे। ये इल्जाम लग रहा है कि रालोसपा जब ये सवाल आता था तो कहती थी कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ही सबसे बड़े नेता है और उन्हें ही सीएम बनाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अब आवाज़ आवाम से उठती है, कार्यकर्ता उत्साहित होकर, सारे दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री और प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी। तो ये उनके, हम लोग को आभार भी व्यक्त करते हैं हम अपने सारे ऐसे जनता और सब लोगों के बीच में। लेकिन अपनी स्थिति को हम लोग समझते हैं कि वो बड़ा दल है, और हमेशा से कभी भी हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी भी यह विरोध नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा जी को तेजस्वी यादव के सीएम बनने से कोई परहेज नहीं है? कभी परहेज नहीं रहा, सीएम बनने से परहेज नहीं रहा। हाँ, ये चीज़ जरूर रहा कि एक जो बात, चूँकि आपस में कई दल थे जी, तो ये हो रहा था कि एक मतलब एक सम्मानित ढंग से हम लोग बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और सम्मानित ढंग से बैठे, और उस बैठक में तय होता है तो वही होना था। आदरणीय तेजस्वी जी को ही आना था। सबसे बड़ा दल है तो हम निश्चित रूप से हम लोग उसके साथ मिले हैं। तो आपकी जब एंट्री हुई थी महागठबंधन में तो मांझी जी बहुत उत्साहित हुए थे। वो कहे थे कि वापस आ गए हैं, हमारे भाई हैं, और इनको सम्मान वाली बात जो है वो खासतौर पर उन्होंने सामने रखी थी। अब तो मांझी जी उस तरफ चले गए हैं, तो क्या लगता है आप लोगों का भी मन डोल रहा है? क्या उधर की संभावना है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ जो है हम लोग महागठबंधन में हम लोग खड़े हैं। उसी मुद्दा पे हमारे नेता आए भी थे और मजबूती के साथ आए थे, और हम लोग, मेरे नेता जो है बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम लोग जो वर्तमान सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, एक नई सरकार जो है सो हम लोग बनाएंगे, और आदरणीय तेजस्वी जी के
इसमें जो है सो हम लोग जो है सो बिहार आगे बढ़ेगा। युवा एक और सवाल है सर मेरा इसी मुद्दे पर कि पिछली बार के जो आपने महागठबंधन बनाई थी उसमें कॉमन मैनिफेस्टो नहीं था, जनता मुद्दे मांग रही थी कि किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं, कोई कॉमन एजेंडा नहीं था, महागठबंधन ने कोई कॉमन कंसेंसस बनाया ही नहीं। इस बार कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दा हैं हमारे। आप देखेंगे 25 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों ने अभी जस्ट अभी एक सप्ताह पहले हम लोगों ने मांग किया है, और सारे बिहार में हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने हर जिला में और जहाँ जहाँ संभावित हम लोग को लड़ने की हम लोग की है जी, तो हर जिला में हम लोगों ने आप इसको कार्यक्रम उन्होंने चलाया है जी। और 25 सूत्री हम लोग का मांग है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सारी मांग है हम लोग हैं। हमारे सर्वे में सर खबर आई है कि वारिसगंज से, समस्तीपुर से आप भी ट्राई कर रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने का। 2 बार वहाँ से निर्दलीय लड़कर आपने अच्छा खासा वोट भी लाया है, क्या लग रहा है इस बार तैयारी है आपकी? बिल्कुल, हम लोग अब वो मेरा घर है जी। और हम पिछले 13 साल से लगभग हम सक्रिय हैं वहाँ पर। वो हम उस वक्त से वहाँ पर हैं जिस वक्त वो क्षेत्र रिजर्व था जी, और हमें वहाँ पर कम से कम वहाँ से तो राजनीति नहीं करनी थी। जी, जी। हम 2007 से वहाँ पर हैं, हम लोग हैं, और 7 से 10 में जाके जनरल हुआ, तो 3 साल काफ़ी हम लोग सक्रिय रहे और काफ़ी चीज़ हम लोगों ने किया है। क्योंकि हम लोग जब जाते थे अपने गांव घर को देखते थे, पहले चूँकि शिक्षा दीक्षा हमारे फादर जस्टिस रहे हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए हम लोग को बाहर ही रहना पड़ा, तो घर को, अपने लोगों को, परिवार को देखने का कम अवसर प्राप्त हुआ हम लोग को नज़दीक से। लेकिन जब हम लोग 2007 में पहली बार गए तो हमने देखा कि भाई किसी भी गांव घर जाते थे तो 2-4 पक्के का मकान होता था, झुग्गी झोपड़ी का शहर था, है ना। तो वहाँ की गरीबी, बेचारगी और लाचारगी को देख के निश्चित रूप से हम लोग जो है सो हम लोग और ज़्यादा उसमें इंडल्ज होते गए कि हम लोग घूमते तो कहीं लाश पराया जलाने का पैसा नहीं है, कहीं किसी बच्ची की शादी हो, कहीं आग लगी हो, कहीं एक्सीडेंटल केस मामला हो, तो कई चीज़ें हम लोगों ने किया अपने क्षेत्र में। और उन्हीं दिनों जब क्षेत्र रिजर्व था, जब लड़ना भी नहीं था, उस वक्त भी हम लोगों ने वहाँ पर कम से कम 500 से ऊपर लड़कियों को मैंने विवाह कराया है। अभी कम से कम हज़ारों ऑपरेशन आज हमने करवाया है अपने क्षेत्र में। जाएंगे अभी इस दरमियान भी हमने कम से कम 17-18 ट्रांसफार्मर हमने लगवाया है अभी। और इसके अलावा जो है सो कम से कम 250-300 चापाकल मेरा लगा हुआ होगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, लाइट्स देख लीजिए। तो काम जो है सो हम रेगुलर करते रहेंगे। अभी हम घूम रहे थे, अभी 1 वीक पहले की बात है, हमारे यहाँ बछौली एक पंचायत है, तो वहाँ पर काफ़ी समझिए घुटना पर पानी लगा रहता था, पूरा घर के अंदर पानी था। आप लोग के टीवी के माध्यम से भी, न्यूज़ के माध्यम से भी काफ़ी कुछ दिखलाया गया। जिस महादलित टोला था, 350 घर है वहाँ, तो जिस दलित और महादलित के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, और सरकार या वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, सरकार भी 15 साल से है, उसी सरकार का 10 साल से जो है सो वर्तमान विधायक हमारे हैं, उनके रिश्तेदार भाई भी उनके हैं, और इतनी संवेदना भी नहीं है कि जाकर उनको देखें। हम लोग वहाँ गए तो हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए, और जो हम लोगों ने मतलब जो स्थानीय लोग थे उनके मदद से ही हम लोगों ने 2-4 पंपिंग सेट का इंतजाम करवाया, और 3-4 दिन लगा, सारा पानी निकल गया। अभी हज़ारों लोग हैं, कुछ से लोग रह रहे हैं। तो दर्शकों को मैं बता दूं सर ये कि ये जो वारिस नगर क्षेत्र 132 ये समस्तीपुर के अंदर आता है, लेकिन खास बात क्या है कि जिस शख्स के खिलाफ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो व्यक्ति नीतीश कुमार के मुँह बोले भाई भी हैं, और बड़ी बात यह है कि बिहार के शायद नंबर 1 उनको कहा जाता है विधायक। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे कोरोना के दौरान कहीं दिखे नहीं हैं, क्षेत्र के लोग उन्हें लापता घोषित कर दिया है। आपको मिलते हैं कि नहीं? हमें भी कभी कभी मिलते हैं, जब इलेक्शन वगैरह टाइम होता है, प्रचार के दौरान हम लोग की भेंट होती है। इसके अलावा कहीं देखे नहीं गए। हम समझते हैं कि जितना पंचायत, 45 पंचायत के नाम भी नहीं बता। नीतीश कुमार के भाई हैं, क्षेत्र को तो इन्हें बना देना चाहिए था स्कॉटलैंड। बिल्कुल, ये एक दुर्भाग्य है कि ये दुर्भाग्य है, और हम लोग ये जनता को हम लोग कहते हैं, जनता को भी कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। जनता पूछती है कि भाई विधायक 10 साल से नहीं लिखी, 5 साल से नहीं लिखी, तो जनता को समझना चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति को आप माला पहनाते हो, एक भगवान की तरह इज्जत करते हो, जिंदाबाद करते हो, और वह भी जो है सो और अपना मत दे के विधानसभा, लोकसभा भेजते हो, उसके बावजूद आपके पास नहीं आता है। एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई एक सवाल और भी है सर आपसे, व्यक्तिगत तौर पर ये सवाल है आपसे। आप जिस समाज से आते हैं, महागठबंधन में कहा जाता है कि सवर्णों का ना तो वोट है, ना सवर्णों को टिकट मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने इधर के सालों में इस छवि को बदलने का पूरा प्रयास किया है, चाहे एडी सिंह जी को राज्यसभा भेजना हो, सुनील सिंह को जो टिकट मिला MLC का उनको बनाया गया। आपकी पार्टी ने भी कई लोगों को प्रमोट किया है।
आप कितने इस बात से विश्वसनीय हैं, कितना इस बात को आप मानते हैं कि सवर्णों का फ्यूचर हो सकता है महागठबंधन में? महागठबंधन के सवर्ण प्रत्याशी होंगे, आपको जाइएगा तो वोट देगा लोग आपको? बिल्कुल वोट देगा, 100% लोग खड़े हैं। आपको मैं बता दूंगा, अगर हमारे यहाँ कभी जाने का मौका लगेगा जी। तो आप देखेंगे कि मतलब राजपूत तो खैर हम जाती हैं तो लोग खड़े होते हैं, तो चलिए वो तो एक अलग बात है। हमारे यहाँ ब्राह्मण तो ऐसा तो आज तक राजपूतों का भी आपने झंडा ढोया है, अब ऐसा तो ना हो कि चुनाव अगर टिकट लेके चल जाएंगे महागठबंधन से तो राजपूत भी घसक जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ वो लोग तो खड़े रहते ही हैं जी। घर परिवार हैं, कुल है, तो वो लोग तो जी, अपना दायित्व निभाता है। इसके साथ साथ जो ब्राह्मण हैं, जो बिल्कुल कोर बीजेपी के वोटर्स हैं, जी वो एक एक लोग हमारे लिए सबसे आगे वो खड़े होते हैं। जी तो हमारा एक आपस अपना पर्सनल मेरा वो संबंध है। जी लेकिन हम लोग जब राजनीति करते हैं तो राजनीति जात की नहीं, जमात की राजनीति होती जी। है। और हम लोग जो है सो गरीब गुरबा, आज तक मतलब अगर मैंने 500 लड़कियों का विवाह किया तो कहाँ 2 भी फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे, 2-4 फॉरवर्ड भी नहीं मिलेंगे, सब वही लोग हैं। हजारों ऑपरेशन राज करवाया है, जिसका अगलगी में देखिए, इसका गाय जला गाय दिया, बकरी जा बकरी दिया। 18 दिन हमने 800 लोगों को हमने दिन रात खाना बनाया, जब तक वो पूरा कॉलोनी नहीं बस गया, बन के तैयार हो गया, तब तक हम लोगों ने वहाँ दिया। मेरे क्षेत्र में कभी जाके देखिए, 90% किसी भी जाति में जाइएगा तो कहता है पार्टी का नाम नहीं लेता है, किसी भी पार्टी का, कहता है कि पार्टी को नहीं होगा, किसी को देना है। एक सर चर्चा आपने की तो मुझे याद आ गया विश्व से कि नीतीश कुमार जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था 2015 के आसपास में। उन्होंने कहा था कि चंदन विष व्यापत रहे, लिप्त रहे भुजंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लालू जी के साथ रहे, किसी साथ विष की चर्चा उन्होंने की थी और सरकार भी बना लिए थे। आपका भी कुछ ऐसा ही नहीं ना प्लान है? देखिए, हमने तो स्पष्ट ही कहा है कि सरकार इस बार महागठबंधन की बननी है और हमारे युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में आएंगे और हम लोग बिल्कुल रूप से मजबूती के उनके इसमें हम लोग बिहार को हम लोग एक नई दिशा हम लोग देने का काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल अपना पगड़ी बांध लिया है इस बात के लिए कि भाई सरकार का बदलाव होगा और विष पीना पड़े या जो ही पीना पड़े, वो अपना व्यक्तिगत नुकसान भले जो भी हो, लेकिन इसको बदलाव करके और बिहार की जनता के लिए जीवन जीने की उनकी जो कटिबद्धता है उस पर उन्होंने एक बार पुनः मुहर लगाया। आप भी उनके पीछे पीछे लगे रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा के? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल हनुमान के तरफ उनके साथ हैं, जब तक जीवन है हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग उनको निभाने की। अच्छा, एक सवाल सर और है, ये अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे। रघुवंश जी आपके एक बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं आपके समाज से भी हैं और उस गठबंधन से भी हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए और ख़ास तौर पे उसी पार्टी पर लगा जो पार्टी आपको भी अभी कहीं ना कहीं समीकरण सीटों का नहीं बनने दे रही है। क्या लगता है सर कि एक सवर्ण जाति के नेता लालू प्रसाद यादव कितने दिन तक पीछे घूमे, वही परिस्थिति तो नहीं ना कहीं हो रही है? उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे पीछे लगे हुए थे तेजस्वी यादव के, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा पीछे लगे हुए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए आपको। उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं उनके, है ना, साथ थे, साथ हैं, हम समझते हैं साथ रहेंगे भी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा देखिए मतलब उनका एक दूसरा स्टेटस, वो एक प्रोफेसर हैं, उनकी सोच, उनकी पवित्रता, उनकी ईमानदारी बिल्कुल ही आप अगर नज़दीक से देखें तो आपको समझ में आएगा। तो बाकी राजनीति है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मीडिया को या लोगों को शायद उतना नहीं समझ पाते हैं वो लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो कभी पीछे पड़ने की कोई बात नहीं है, हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा उनको तो अगर राजनीति से अलग बात करें तो पुत्रवत मानते हैं, है ना। बाकी तो नहीं, क्योंकि अभिषेक झावे जाते थे अपने पत्र में ये लिख कर गए थे कि बहुत दुख होता है जब 8वीं पास व्यक्ति के दरवाजे पर जब उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं एक शिक्षाविद के तौर पर और उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। देखिए बातें, देखिए बड़ी पार्टी हैं, उनका अपना सोच है, वो अलग पार्टी है, हम लोग साथ जरूर हैं, लेकिन उनकी अपनी एजेंडा है, अपना उनका सोच है। हम लोग की पार्टी का एजेंडा अलग है, हम लोग अपना सोच है। तो कई दलें हैं जिसका डिफरेंट सोच है, ज़रूरतें हैं, उन सबको जब एक जगह पर इकट्ठा कीजिएगा तो निश्चित रूप से कई तरह के क्लास होते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसको अदरवाइज नहीं रहना चाहिए, समय रहते ही सब चीज़ों को ठीक कर लेना और उस जगह पे आ जाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एकदम अंतिम सवाल है सर, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बन रही है? क्षेत्र में तो आप खूब घूमे हैं, कोरोना में भी आप घूम रहे थे, किसकी सरकार बन रही है? हमारी समझ से तो बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे यकीन है, जो 15 साल देखिए हो गए नीतीश जी का। नीतीश जी विकास के मुद्दा पे 15 साल पहले आए थे, सुशासन और विकास की ही बातें होती थी, लेकिन 2-4 साल लोगों को शुरू का जो स्टेज लगा कुछ सही लगा, उसके बाद जो उनकी परिस्थिति
बिल्कुल ही कुछ दिन आप लोग भी साथ रहे हैं। वर्स्ट लगा शुरू में बता रहे हैं कि सब जो पहला स्टेज था वो ठीक ठाक था, उसके बाद जो है सो उनकी स्थिति उनकी सोच सब कुछ ये हो गई। 15 साल में देखिए लोग पूछेगा ना, 15 साल बड़ा टेन्योर होता है। 15 साल में जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, बेरोजगार हो गए, लोग चले गए, तो एक लंबा चेंज आया। और इस 15 साल के अंदर में इस पूरे बिहार के अंदर में एक सुई का भी इंडस्ट्री उद्योग नहीं लग पाया। जब उद्योग ही नहीं लगेगा, कोई काम नहीं चाह, आप इस राज्य को चलाने के लिए जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपने क्या किया है? जी। एक भी रेवेन्यू जनरेशन का कहीं भी कुछ भी नहीं है आपका, ना कोई अपना रोजगार की बात आपने किया, ना इसकी बात किया। जो काम भी पटना में थोड़ा बहुत आपको जो दिख रहा है, किसी गांव में एक रोड ही बना हुआ है तो बगल में एक बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री रोजगार। जी जी। आप क्या है, आपके पास क्या है, इस राज्य को क्या मिला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप किसी गाँव घर में जाइए जहाँ पर इस राज्य में, आप पूरे राष्ट्र में देखिए, आप 4 लेन छोड़ दीजिए, 8 लेन पे बस चर्चा हो रही है जी, है ना जी। हमारे गांव घर में जाकर देखिए तो 4 फीट के खरंजा के लिए मार हो रहा है, वो स्थिति नहीं है ना। और जिस प्रदेश में लोग बेघर हैं, खाने को नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उस प्रदेश में हजारों हजार करोड़ रुपया ये पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहे हैं। ये आप म्यूजियम बना रहे हैं, एक म्यूजियम में कुत्ता बोल रहा है, दूसरा म्यूजियम खड़ा कर रहे हैं, तो पार्क बना रहे हैं, तो फलना कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे दो 5-5 करोड़ रुपया इकट्ठा की ज़मीन है, उसमें आप जो है सो ये ला रहे हैं। तो बिहार का विकास क्या हुआ है, कुछ छिपा नहीं है, है ना। हम लोग देखिए हमारे विधानसभा में चल के देखिए, डॉक्टर सिर्फ पेपर पे है, हॉस्पिटल बंद होता है, एक कोई बैठा होता है, फर्स्ट ऐड भी नहीं हो सकता है जी, फर्स्ट ऐड भी नहीं हो सकता है। जिस स्कूल बना हुआ है, तो स्कूल कब का बना हुआ है? 50 साल पुराना स्कूल बना हुआ है। उस समय का पॉपुलेशन क्या था? 4 कमरे बने हुए थे, आज भी 4 कमरा है, जबकि बच्चे 10 गुना बढ़ गए होंगे जी। शिक्षक की बहाली क्या हुई है? तो शिक्षा पे फेल्योर हैं, स्वास्थ्य पे फेल्योर हैं। तो ये लोग देखिए सिर्फ जो है सो अनुदान, साइकिल बांट के, फ्रॉक बांट के, पल्ला बांट के, जात पर एक दलित बनाता है, पहले ही से एक दलित गाली है जी, इस पे आके वो आप महादलित बनाते हैं, तो कुछ करता है। तो इस तरह की चीज़ें करके राजनीति कितना दिन चलेगा? ये सब लेमन जूस है। हाँ, तो ये सब जो है सो देखिए, भूख लगा था 2 रोटी फेंक दिया जी, है ना। अरे अगर आपको ताकत है, सही में गरीब के हिमायती आप हैं, तो एक गरीब व्यक्ति को आप 5,000 रुपया कमाने का इंतजाम कर दीजिए महीने का। वह व्यक्ति 5 साल में 1 साइकिल नहीं, महीने में 2 साइकिल अपने बेटी को गुर्बत के साथ खरीद के देगा, उसकी व्यवस्था कीजिए ना जी। तो उस पर आपकी सोच नहीं है। तो अब युवा जो हमारे आ रहे हैं, युवा ये चीज़ को समझते हैं, समझने लगे हैं, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये बदलाव इस बार होगा। और हमारा जो युवा के रूप में तो इस बार मुख्यमंत्री और रालोसपा बदलाव नहीं ना करेगी जी, मतलब रालोसपा बदलाव नहीं ना करेगी गठबंधन का अपने? बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल इंटैक्ट हैं। हम लोग, हमारे नेता कल भी हर बयान में उन्होंने कहा है। आपको कैसे लगता है ये कंट्रोवर्सी आप लोग कहाँ से लाते हैं जी? हम लोग महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। और हमारे नेता जब इतनी बड़ी बात कह दिए कि भाई जहर पीने को हम तैयार हैं जी। जहर पीने से तात्पर्य यह था कि व्यक्तिगत नुकसान हमें जो भी हो, उस नुकसान को सहकर भी हम बिहार में बदलाव लाएंगे, और बिहार के लोगों के लिए और उसके आवाम के लिए जीने का और मरने का नाम उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो तय कर लिया कि जहर पीना ही है, लेकिन आपको जहर पीना कोई मजबूरी नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बीके सिंह जी से भी सवाल पूछ सकते हैं, इनको कोई राय दे सकते हैं। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो बातें इन्होंने कही, उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। एक कि उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट तौर पर ये बात साबित कर चुके हैं कि वो महागठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा। वो ये है कि किसी को रोटी दे देने से वो आपके यहाँ हमेशा बैठा रह सकता है, इंतज़ार में कि एक और रोटी मिले, लेकिन अगर आप उसे रोटी बनाना सिखा दीजिएगा तो हो सकता है कि वो स्वावलंबी हो जाए। और यही शायद नीतीश कुमार जी की स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने पकड़ ली है। तो अगले पंचनामा के एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के एपिसोड का वीडियो आपको कैसे लगे, मेरे सवालात कैसे लगे, इनके जवाब, इन सब की चर्चा कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि बीके सिंह जी भी दोबारा हमारे चैनल पर आएगा ना सर? बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी ना? बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।